So, students, our next topic is an important topic. It is important points regarding equipotential surfaces. Equipotential surfaces से related कुछ important points हैं जिनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली. देखिए, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. अब इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में. मैं एक्चुअली बाद में भी इसकी चर्चा करूंगा, पर वो जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तब उसमें भी चर्चा करूंगा. लेकिन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाई है. यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है. ओके, अब मान लीजिए, क्योंकि जब हमें किसी चीज को प्रूव करना होता है तो हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं. मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर ना होके किसी एंगल पर इंक्लाइंड है. मान लीजिए इस तरह से ये किसी एंगल पर ऐसे इंक्लाइंड है. ओके, अगर ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड है अदर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल भी होगा. मानते हैं? मान लीजिए वो कंपोनेंट ई डैश है. ओके, देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल नहीं होता. ध्यान रखिए, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होता है. लेकिन यहां पर हम ये मान रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके किसी और एंगल पर इस तरह से इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है तो इसका ऑब्वियसली कोई ना कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भी होगा. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इसके सरफेस के अलोंग होगा, और जब इसके सरफेस के अलोंग होगा तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज रख देता हूं, तो वो जो चार्ज है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी है. इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो है ये चार्ज मूव करेगा इस सरफेस के ऊपर. तो इसका मतलब वर्डन क्या हो जाएगा? वर्डन F इंटू डी एस हो जाएगा. ds भी नॉन जीरो है, F भी नॉन जीरो, क्योंकि F को आप क्यू ही लिख सकते हैं, क्यू ई डैश. मान लीजिए ये क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, तो इसको आप क्या लिख देंगे? क्यू ई डैश इंटू डी एस ऐसे लिख देंगे. तो इसका मतलब वर्डन नॉन जीरो आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर. जबकि ये बात तो पूरी तरह से गलत है. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो वर्डन जीरो आता है. तो एनीवे, इसको हम बाद में भी चर्चा करेंगे. इस पॉइंट को अभी मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली समझाया. अभी के लिए आप इसको ध्यान रखिए कि सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज इंटरसेक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली. सेकंड पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. कारण क्या है? देखो, बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता भी है. कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, जो भी हम पॉइंट्स अभी पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं. मैं फिर से बता रहा हूं और ये पेपर में आते हैं. मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है. दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिए, ऐसा मान लिया. तो आप मानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 और इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V2. तो एक ही पॉइंट पर, अब देखो, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू दो हो गई, V1 भी और V2 भी. एक ही पॉइंट पर दो वैल्यूज होगी पोटेंशियल की, V1 पोटेंशियल और V2 पोटेंशियल. एक ही पॉइंट पर दो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल की. बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना? V1. जब हर पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V2. अब अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना? V2. जब हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है तो ऑब्वियसली यहां पर भी पोटेंशियल V2. तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल कितना? V1 भी और V2 भी. एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल्स हैं.
तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, एक पॉइंट पर तो एक ही पोटेंशियल होता है, किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक से ज्यादा पोटेंशियल नहीं हो सकते। ओके, तो ये इसका आंसर है कि क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था, मान लीजिए देखो, ये हम प्रीवियस जो हमारा डायग्राम है उस पर आ जाते हैं। मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो अब इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल है V1, इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल है V2, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, यहां V1 यहां V2, ये V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां वर्क भी करना पड़ता है। वर्क तब नहीं करना पड़ता अगर पोटेंशियल सेम होता है। ओके, जैसे देखिए, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखो मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अब ये इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर किसी Q, मान लो ये कोई Q चार्ज है, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W इक्वल टू Q इंटू dV। अब dV क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कितना, 0, Q इंटू 0, तो Q इंटू 0 कितना, 0 वर्क डन, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा हमें। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए वर्डन कितना, 0, dV 0, तो वर्डन 0, कोई भी वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा। कहां पर, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ले जाने के लिए वर्डन 0 होता है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है वर्डन का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू dV। dV क्या है, 0, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, dV 0 है, तो इसका मतलब वर्डन कितना, 0। लेकिन अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, मान लो यहां पोटेंशियल है V1 और यहां पोटेंशियल है V2, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया है तो इसका मतलब एक किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे, एक पॉइंट, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही बात इसमें कही गई है कि वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर। चौथा पॉइंट, नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि क्यों हमें वर्क नहीं करना पड़ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने के लिए किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। अगला पॉइंट, पांचवा, ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कोई चार्ज कंडक्टर चाहे वो किसी भी शेप का क्यों ना हो, मान लीजिए ये एक चार्ज कंडक्टर है, ओके, मैंने ये बात अच्छे से आपको बताई है, बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये चार्ज, इसको हमने चार्ज दिया, चाहे सॉलिड है चाहे वो होलो है। मान लो एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, या मान लीजिए किसी भी शेप का ऐसे कोई टुकड़ा है, मेटल का टुकड़ा है, ओके, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, तो आप जानते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहां रेजाइड करता है, इसके आउटर सरफेस पे। अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, सारा का सारा चार्ज बाहर होता है। ओके, तो इस तरह का सरफेस, चाहे ये है चाहे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मैंने आपको बताया था, मान लो हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, इसी से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था इसके आउटर पॉइंट पर यहां पर पोटेंशियल कितना, K/R, R इसकी रेडियस है कैपिटल R, यहां पर पोटेंशियल कितना, K/R, अंदर भी पोटेंशियल कितना, यही, यहां पर पोटेंशियल कितना, यही, यहां पर पोटेंशियल कितना, यही। तो एक चार कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो ध्यान रखिए, ए चार कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। छठा पॉइंट, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर in a region of strong field, whereas they are relatively far apart where field is weak। ये बात मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं। इक्वल टू माइनस dV/dr रिलेशन होता है, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr होता है।
इसका मतलब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बात पहले भी बताई थी, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो उतना ही कम होगा, जिसको मैंने पहले बताया भी था आपको। जैसे दोबारा से वही एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, यहां पर आप देख रहे हैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है क्योंकि चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना हम चार्ज के नजदीक रहेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहां नजदीक है तो ई ज्यादा है, इस रीजन में ई ज्यादा है तो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कम है। और जैसे जैसे हम दूर जाते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देखो ये डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा और ये डिस्टेंस कितना कम। तो ये सब पॉइंट्स थे जो कि बहुत जरूरी हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पेपर में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।